हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्रिमिनल केसेज में मैं क्लियर करने वाला हूं। क्रिमिनल केसेज लाइक अगर मैट्रिमोनियल से संबंधित है तो 498A, 323, 504, 506 और अभी नई धाराओं में 85 BNS एक्सेट्रा। ये एफआईआर जो आपके ऊपर हो जाती है और आपका कहना होता है कि ये एफआईआर फॉल्स है। खैर, अभी आज हम उस मुद्दे में नहीं जा रहे कि फॉल्स है या ट्रू है, वो तो एक अलग बात हो गई। हम जा रहे हैं टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है इसको लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन के तहत वो 2-2 हजार किलोमीटर दूरी की जो यात्रा है वो पूरी कर लेते हैं, वो भी जस्ट डाउट में, जरूरत नहीं होती है। तो वही चीजें आज मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूं, किसी एक जगह की बात नहीं करता। रीजन बिहाइंड इट कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और उन स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में हम मामले और प्रैक्टिस देख चुके हैं, पता है कि क्या कहां पे चलता है। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसको खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज हो गया, यानी एक एफआईआर हो गई। अब उस एफआईआर को वॉट एवर आपने जैसे भी डील किया, इस पर कई सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आज मैं उस दिशा में भी नहीं जा रहा हूं। और आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब चार्जशीट के अंदर आपका नाम होता है, कुछ नाम हट जाते हैं, कुछ धाराएं हट जाती है, बट आपका नाम होता है एज अ हस्बैंड, आप उसमें अपराधी हैं। अब आपका प्रश्न होता है कि सर, मेरा मामला कोर्ट में आ चुका है, जो अगली तारीख लगी है वो इतनी लगी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जनवरी चल रहा है, आपकी अगली तारीख लगी है 5 मार्च। 5 मार्च को आपको पहली डेट है अपियरेंस के लिए, और उससे पहले हो सकता है आप क्वेश्चनिंग में जाना चाहते हैं और वहां से स्टे लेना चाहते हैं। बट आपको भी पता है कि हाईकोर्ट में कई बार पिटीशन लिस्ट होने में काफी टाइम लग जाता है, या स्टे एकदम से नहीं मिल पाता है, या आप क्रिमिनल रिवीजन में जाना चाहते हैं, वहां पे भी आपको स्टे एकदम से नहीं मिल सकता है। कई बार तो होता है पहली डेट पे मिल जाता है, कई बार कुछ टेक्निकल इशू आ गया, पहली डेट पे नहीं मिला, कोर्ट ने कह दिया कि हम दूसरी पार्टी को सुनेंगे, उसके बाद आपको स्टे देंगे। और ऐसे में आपके मन में अब ये शंका आ गई कि अब मैं क्या करूं, मेरी 5 मार्च तो पास में आने वाली है, और यहां पे अगर मैं क्रिमिनल रिवीजन में जा रहा हूं या क्वेश्चनिंग में जा रहा हूं, वट एवर एज पर सिचुएशन, मेरे को स्टे तो मिला ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे को 5 मार्च को क्या करना चाहिए? 5 मार्च को क्या मुझे नीचे अपियर हो जाना चाहिए नीचे वाली कोर्ट में, क्योंकि नीचे की प्रोसेस तो अभी चल ही रही है। अब दोस्तों, आप या मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम ट्रायल फेस ना करें। अगर आप नीचे वाली कोर्ट में अपियर होते हैं तो आप ऐसे ही अपियर नहीं हो सकते कि जाके खड़े हो गए, अरेस्ट हो जाओगे। आपको बेल लेनी पड़ेगी, जिसका प्रोसीजर यह है कि आप उस पर्टिकुलर डेट पे अपने वकील साहब के साथ कोर्ट में जाओगे, साथ में 2 जमानती लेकर के जाओगे, और आपके वकील साहब आपकी तरफ से एक सरेंडर एप्लीकेशन पेश करेंगे, एक बेल एप्लीकेशन पेश करेंगे, और अगर सामान्य धाराएं हुई तो शाम तक आपको बेल मिल जाएगी। यानी प्रोसीजर होगा पूरा, और 2 जमानती आपको देने पड़ेंगे। अब दोस्तों, बात सारी ये आती है कि अगर आप ऊपर गए हैं या जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए, या फिर सेशन कोर्ट जा रहे हैं क्रिमिनल रिवीजन लेकर के, तो दोस्तों ऐसे में फिर आप क्यों नीचे का ट्रायल स्टार्ट करेंगे? आदमी यही सोचेगा ये थोड़ा वेट कर लेता हूं, पहले वहां से स्टे मिल जाए, मैं नीचे की प्रोसेस क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। बट अगर आपकी बेल हो गई तो नीचे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और बेल होना भी अपने आप में एक प्रोसेस की स्टार्टिंग ही है। तो अब ऐसे में क्या ये जो 5 मार्च की तारीख लगी है अगली, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं? दोस्तों, बहुत इजीली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको समन हुआ है 5 मार्च पे आने के लिए। अब कानून क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 5 मार्च को अगर आप पेश नहीं होते तो बहुत से मामलों में कोर्ट ये कहता है इनको दोबारा समन किया जाए, एक बार और समन होता है क्रिमिनल केस में। और अगर मान लेते हैं समन नहीं भी होता तो उसके बाद का जो स्टेप होता है, कोर्ट एक और डेट लगाएगी, 1 महीने की, 2 महीने की, वॉट एवर, उसमें आदेश करेगी कि इनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किए जाए। अब बेलेबल वारंट क्या है? इसमें आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, नाम से ही पता चल रहा है। बेलेबल वारंट जस्ट लाइक अ समन, कि आपको कोर्ट में अपियर होना है, आपको एक और मौका दिया गया है, इतना ही है। और जब आप कोर्ट में अपियर होकर अपनी बेल कराएंगे तो वो बेलेबल वारंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अपियर हो गए। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 5 मार्च को अपियर नहीं होते और 5 मार्च को वहां पे एक और डेट लग जाती है 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल तक का वक्त आपको मिल गया स्टे के लिए। उससे पहले पहले यदि आपकी क्वेश्चनिंग में आपका स्टे आ जाता है या सेशन कोर्ट में स्टे आ जाता है तो नीचे की प्रोसीजर ही बंद हो जाएगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि मान लेते हैं अभी जो अगली डेट लगी 20 अप्रैल की, तब तक भी आपका स्टे नहीं मिल पाया। अब क्या करें? अब या तो 20 अप्रैल के लिए आपको समन इशू हो रखे होंगे, समन इशू हो रखे हैं तो आप स्किप कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगली बार आपका बेलेबल वारंट इशू होंगे। और अगर अभी आपके बेलेबल वारंट इशू हो रखे हैं और आप नहीं जाते हैं तो भी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आपका ऑर्डर होगा, एक और तारीख लगेगी, 20 अप्रैल के बाद लग गई मान लो आपकी 1 जून, कि भाई नॉन बेलेबल वारंट इनके जारी हो, तो नॉन बेलेबल वारंट के लिए एक डेट लग गई। अब कुछ दिनों के बाद, 2-4-5 दिन के बाद, कोर्ट जो है नॉन बेलेबल वारंट आपके जारी कर देगा, जिसका यह मतलब होता है कि आप कोर्ट में चूंकि नहीं आ रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ करके कोर्ट में पेश करेगी। नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए। अब एक डेट और मिल गई हमको 1 जून तक की।
अब 1 जून तक अगर हम अपनी जगह से बाहर हैं, मतलब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं और उधर से हमारी जो प्रोसीजर चल रही है, कोई स्टे आ जाता है हमारे पास, ठीक, तो नीचे की प्रोसीजर बंद हो जाएगी। और अगर आपको वो वारंट कैंसिल कराना भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आए, लेकिन आप एक जेंटलमैन की तरह अपने वकील साहब के साथ गए, कोर्ट में अपियर हुए, खुद ही सरेंडर किया और अपनी बेल वहां से करा ली, आपका नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो इलीगल है, बस थोड़ा सा टेक्निकल जो इशू है उसको हैंडल कर रहे हैं कि पहले एक जगह से कुछ हो जाए फिर हम दूसरी जगह पे हैंडल करें। तो अगर ऊपर से आपको मीनवाइल स्टे आ जाता है तो नीचे की प्रोसेस अपने आप ही बंद हो जाएगी। अगर नॉन बेलेबल वारंट तब तक आपका इशू नहीं हुआ है तो इशू होगा भी नहीं, वो स्टे हो जाएगी प्रोसेस। दोस्तों ये प्रक्रिया है। कहने का मतलब है जो आपकी पहली डेट लगी है अपीयरेंस के लिए, उसके बाद भी आप 2-3 डेट ले सकते हो। एक डेट अगर आपकी 1.5-2 महीने के गैप पे भी लगती है तो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि 5-6 महीने आप बहुत ही इजीली ट्रैक कर सकते हो और उतने में आपको स्टे मिल ही जाएगा, नीचे की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बस अभी करना ही करना है एकदम से वरना कुछ हो जाएगा, वो वाली चीज कई लोगों के मन में होती है और 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी लोग इसीलिए तय कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें, आपको समझाने के लिए और सही बात बताने के लिए ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, आप क्या माने क्या ना माने, लेकिन जो आपको बताया है ये फैक्ट है जो कि कोर्ट्स के अंदर प्रक्रिया चलती है। तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी, कुछ अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है ये जानकारी हेल्पफुल है तो इसको आगे और लोगों से भी शेयर करिए जो किस प्रकार के मामलों से जूझ रहे हैं, ताकि उनको भी क्लैरिटी आ सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।